चले तो लास्ट क्लास में हमने साझेदारी के बारे में बात किया था। तो साझेदारी के बारे में हमने बहुत साझेदारी सॉरी लास्ट क्लास में हमने साझेदारी फर्म और कंपनी के बीच में डिफरेंशिएट देखे थे कि क्या क्या कंपनी और साझेदारी में अंतर है और कंपनी क्यों बेहतर माना जाता है पार्टनरशिप से, है ना। ये कुछ कुछ खासियत था जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि कंपनी के पास सीमित लोगों की कोई लिमिटेशन नहीं है, असीमित लोग हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सदस्य बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पे सीमित दायित्व होता है, पूंजी ज्यादा होता है और पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। चलिए, ये सारी खासियत होने के बाद भी हमको यहाँ पे अलग से कुछ बुक में क्या पढ़ना है, साझेदारी के साथ साथ अगर बोले कंपनी, अभी क्या साझेदारी बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं, ऐसा लग रहा है साझेदारी ज्यादा जबान से निकल रहा है। ठीक है, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कंपनी की विशेषता, है ना। कंपनी की क्या देखने वाले हैं, विशेषता। तो कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हैं, आप कुछ तो मेरे से पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, है ना। कंपनी की विशेषताएं, पहले हम बात करें तो कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, कृत्रिम मतलब क्या होता है, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, है ना, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया हो, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं। एआई सुने हो ना, आर्टिफिशियल पर्सन क्या है ये, आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कहने का मतलब ये है कि इसको कंपनी जो बनता है, जैसे हम बात करते थे पार्टनरशिप, मैंने आपको कल ही बताया था कि पार्टनरशिप का अगर हमको आपको नाम पूछा जाए कितने पार्टनरशिप के बारे में जानते हो, तो आपके पास कुछ ज्यादा नाम आते नहीं दिमाग, लेकिन कंपनी के नाम कितने सारे आ गए। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड जैसी होती है तो कानून की नजरों में, किसकी नजरों में, कानून की नजरों में इनका एक अलग अस्तित्व है, क्योंकि इसको बोला जाता है इंसान। क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप का कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता है। मेंबर जिंदा है तो पार्टनरशिप चलता है, मेंबर्स अगर खत्म हो जाएंगे, पार्टनर्स अगर खत्म हो जाएंगे तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है। ये कृत्रिम व्यक्ति है, इसका मतलब ये बोल सकती है, सुन सकती है, सब कर सकती है, लेकिन इसको जेल नहीं भेज सकते। क्या नहीं भेज सकते, जेल नहीं भेज सकते। कंपनी सब कुछ कर सकती है अपने नाम पे, क्या कर सकती है, जैसे आज की डेट में अपने हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी डिसीजन लेता हूँ, नहीं लेता हूँ, लेता हूँ, वैसे ही कंपनी क्या करती है, अपने से डिसीजन ले सकती है। और अपने से कहने का मतलब, इनके हाथ पैर तो होंगे इंसान, इंसान की मदद से ये अपने नाम पे सारे काम कर सकते हैं, इसलिए इसको एक अलग अस्तित्व माना गया है कि कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, और ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, मतलब इसको क्या मान लिया जाता है, कानून की नजरों में इंसान माना जाता है। दूसरा, सीमित दायित्व बोले, इसके बारे में हमने बात कर लिया है, सीमित दायित्व, सीमित दायित्व। हालांकि हमारे भारत में जो बात करें तो भारत में कभी भी असीमित दायित्व वाली कोई भी कंपनी नहीं होती है। ठीक है, सीमित दायित्व जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटीज, लिमिटेड लाइबिलिटीज। ठीक है, मतलब जो इनके ओनर होंगे, ओनर किसको बोलते हैं, जिसको हम सिंपली यहाँ पे बोलते हैं सदस्य, मेंबर। क्या बोलते हैं, मेंबर। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स बोलते हैं, साझेदार बोलते हैं, वैसे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, या इसी को बाद में कहीं कहीं पर आप अंशधारी भी सुनोगे। लेकिन ये आप टेक्निकली अगर डीपली जाओगे तो ये अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी आपको कॉमनली जानना है कि सदस्य को ही हम क्या बोलते हैं, अंशधारी बोलते हैं। ठीक है, अंशधारी शेयर होल्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। तो बेटा जो शेयर होल्डर है, अगर मान लीजिए मैं एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, मान लीजिए हम टाटा की ही बात करें, अगर मुझे इस कंपनी में क्या करना है, निवेश करना है, क्या लगाना है, पैसा। मेरे पास बहुत पैसा है, और मैं यहाँ पे देखो पैसा पकड़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसा है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे निवेश करना चाह रहा हूँ, जमा करना चाह रहा हूँ, पैसा लगाना चाह रहा हूँ, और मुझे क्या बनना है, इसका ओनरशिप लेना है, मालिकाना हक लेना है कुछ परसेंटेज का। तो जितना पैसा मैं इसमें जमा करूंगा उतने हिस्से का मैं क्या कहलाऊंगा, मालिक। मान लीजिए टोटल 100 करोड़ का क्या है, इनका कंपनी है, कितने का, 100 करोड़, और मैंने 10 करोड़ लगा दिए, कितने लगा दिए, मतलब मैं 10% का मालिक बन गया। कोई भी लाभ होगा कंपनी को, उसका 10% मुझे मिलेगा। और 10 करोड़ को इकट्ठे कंपनी कभी नहीं मंगाती, क्योंकि मैंने आपको कल ही एग्जाम्पल लेकर समझाया था कि जैसे लोग की, अगर मान लीजिए आपको लाइफ टाइम पूरे जीवन भर में अगर आप 60 साल जीते हो, हर साल का आपका 1 लाख का खर्चा है, 60 लाख आज ही होना चाहिए। तो वैसी कंपनी भले 100 करोड़ की कंपनी है, लेकिन सारे के सारे 100 करोड़ आज ही नहीं मंगाती है। ठीक है, तो जैसे कंपनी ने मुझे मंगा लिया है 8 करोड़, कितना मंगा लिया है, तो कंपनी बाद में मुझे कितना मंगा सकती है,
2 करोड़ और मंगा सकती, उससे ज्यादा मुझे नहीं मंगा सकती। इसलिए जो यहाँ पे किसके सदस्यों के जो दायित्व होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं, घर बार भी बिक जाता है। अगर कल की डेट में पार्टनरशिप बंद होता है तो क्या होता है, कई बार ज्यादा अगर पेमेंट करना पड़े तो पार्टनर्स को अपने घर बार के जो सामान को बेच बेच के क्या करना पड़ता है, पैसे का चुकाना पड़ता है, पैसा भुगतान करना पड़ता है। ठीक, कंपनी में ये समस्या नहीं है, इसलिए कंपनी को बेस्ट माना जाता है। तीसरा है ना, पृथक अस्तित्व। पृथक, पृथक का मतलब होता है, पृथक का मतलब होता है अलग। पृथक का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेपरेट आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी। जैसे आईडी कार्ड सुने हो, इंसान का बनता है ना, वोटर आईडी, ये आईडी, वो आईडी, दुनिया भर की आईडी बनती है। तो पृथक अस्तित्व का मतलब होता है कंपनी का एक सेपरेट क्या है, अस्तित्व है। मतलब इसको इंसानों से अलग एक इंसान माना गया है, इसलिए इसका क्या बोलते हैं। जैसे बताओ, मैं अगर जहां जहां जाता हूँ, मेरी परछाई साथ साथ जाती है, जाती कि नहीं जाती है, तो ये सेपरेट अस्तित्व नहीं है, वो अपने से कुछ भी काम नहीं कर सकता, परछाई है। लेकिन वही मैं बोलूंगा, मैं और मेरा भाई क्या हम लोग एक जगह हर साथ जाते हैं क्या, नहीं यार, क्योंकि हम लोग अलग अलग हैं। तो वैसी कंपनी जो है एक अलग इंसान है, किनसे, इनके सदस्यों से, इनका एक अलग अस्तित्व है, सदस्यों से अलग है। मतलब अगर कोई काम सदस्य लोग करेंगे तो उसमें कभी भी कंपनी ब्लेम नहीं सहेगी। अगर कोई काम कंपनी कर रही होगी तो सदस्यों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। पार्टनरशिप में यही गड़बड़ी होता था। आप लोगों को जब पार्टनरशिप पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि पार्टनरशिप में अगर कोई एक पार्टनर गंदा गिनौना काम कर रहा है तो सारे पार्टनर उसके लिए क्या जिम्मेदार हो जाते हैं। जैसे हम लोग बात किए थे क्या, ए, बी और सी। अगर ए ने क्या किया, कोई गफलत कर दी, गड़बड़ी कर दी, तो उसके लिए बी और सी भी क्या हो जाते हैं, जिम्मेदार होते हैं कि इनको क्या कर देना पड़ता है, इनका मुआवजा पे करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, अगर कंपनी गड़बड़ घोटाला करेगी तो कभी भी इनके सदस्यों को क्या नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर सदस्य कर रहे होंगे तो कंपनी भी कभी आंच आने वाली नहीं, क्योंकि ये क्या है, अलग अस्तित्व है। क्लियर है। चलिए चौथा, तो चौथा यहाँ पे बोला है निरंतर, निरंतर, निरंतर उत्तराधिकार, उत्तराधिकार। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में परपेचुअल सक्सेशन। क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा, थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। निरंतर उत्तराधिकार का मतलब समझते हैं। निरंतर उत्तराधिकार क्या होगा, निरंतर उत्तराधिकार, जैसे उत्तराधिकार का मतलब क्या समझते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाना, अपना हक जो है ट्रांसफर होना। जैसे बाप कोई काम कर रहा है, बाप कोई काम कर रहा है, बाप अगर अब वो काम करने के योग्य नहीं है तो बेटे को क्या कर देता है, मेरे काम को संभाल लेना, बोलते हैं ना, उत्तराधिकारी बोलते हैं उसको। तो निरंतर उत्तराधिकार का मतलब होता है कि ये धंधा जो है, आज देखो टाटा जो कंपनी है, या आप एसबीआई की बात करते हैं, ये 18वीं शताब्दी का बना हुआ क्या है, बना हुआ कंपनी है। कब की कंपनी है, आजकल क्या चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है। कब का पुराना कंपनी है, आज भी जिंदा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे कई सारी कंपनियां जिसका 3-3 4-4 साल, 4-4 100 साल तक भी क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्या आदमी लोग आज भी जिंदा है क्या, नहीं, जो ओनर थे आज जिंदा नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरा ओनर होगा आज, लेकिन वो कंपनी आज भी क्या है, जिंदा है। क्यों जिंदा है, जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए एक छोटा सा दुकान खोलता है, जैसे कल हम लोग रमेश किराना का दुकान, रमेश खत्म हो जाएगा मान लीजिए, और उनके कोई फैमिली में कोई आदमी नहीं है, तो उसको बेच देगा और धंधा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर रमेश अगर मान लीजिए धंधा बंद करना चाहते हो, बंद हो जाएगा। अगर रमेश की मृत्यु हो जाती है तो भी धंधा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं रहेगा। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं होता है, कंपनी अगर जब तक कानून की ऑर्डर नहीं होंगे, कानून के तहत इनको क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। जैसे इनका रजिस्ट्रेशन करवाए तो ये क्या हो गई, पैदा हो गई, क्या हो गई, पैदा। तो इसको बंद करने के लिए भी क्या होंगे, लीगल प्रोसीजर होते हैं, मतलब कानून के माध्यम से ही क्या होते हैं, कंपनी का विघटन या समापन होता है। कोई आदमी अपने से बोल देगा कंपनी बंद, तो उसके कहने से कंपनी बंद नहीं होती। जैसे पार्टनरशिप बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल पढ़े थे ना, अपनी इच्छा वाला पार्टनरशिप, आए थे, काम हो गया, खत्म हो गया, बंद हो गया पार्टनरशिप। लेकिन क्यों, वहां पे कहने से बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कहने बस से बंद नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, कंटिन्यू चलते जाता है, चलते जाता है। मेंबर चाहे बदले, है ना, यहाँ पे सदस्य बदलते रहेंगे, सदस्य क्या होंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे।
लेकिन कंपनी के अस्तित्व में इसमें कोई भी आंच आने वाली नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलता हूं, जैसे हम मान लीजिए 3 जने एक कंपनी के क्या है, मालिक हैं, ए, बी और सी। अगर मान लीजिए ए को नहीं करना है पार्टनर, ये कंपनी में मालिक नहीं बने रहना, ये छोड़ना चाहता है। आप देखिए पार्टनरशिप में एक समस्या आती है, जब भी कोई पार्टनर छोड़कर जाता है तो क्या होता है, अनुपात फिर चेंज हो जाता है, नया अनुपात, पुराना अनुपात, नफा त्याग, ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब कंपनी में, इसमें कंपनी में क्या होता है, कोई अगर छोड़ना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, छोड़ना, तो ये अपने जो शेयर है, मान लीजिए बेटा इन्होंने 100 शेयर है, कितने शेयर है, 100 अंश हैं, इसमें से इन्होंने मान लीजिए 50 खरीद रखे हैं, इसने 30 खरीद रखे हैं, इसने 20 खरीद रखे हैं। तो ये चाहे तो बाद में इसको क्या कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और बेच के मान लीजिए डी आ जाता है इसके जगह में, कौन आ जाता है, डी। और डी बोलेगा कि भैया मैं अब इस कंपनी का क्या बन गया, मालिक बन गया। पहले कौन था, ए था, अब कौन बन गया, डी। तो ऐसे क्या होता जाता है, मालिकाना हक जो है ट्रांसफर होते रहता है, और ये कितने भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कितने भी हो। अगर देखो ये बेचना चाह रहा है ए, तो जरूरी है ना डी पूरे के पूरे को खरीद ले, तो कई बार डी भी खरीद लेगा और कई बार ई भी आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ई। और ई देखो अब इसको बेचने का तरीका क्या है, कई बार इसको मान लीजिए इन्होंने 20 ले लिए और इसने क्या ले लिए, 30, इस तरह से इसने, ए ने अपना सारा कुछ दे दिया और 2 ओनर बन गए। तो ओनर बदल भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन इनके जो शेयर है, हिस्सा 100 के 100 शेयर ही रहेंगे, 100 से ज्यादा शेयर नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए बोलते हैं कि ये हमेशा जिंदा रहता है जब तक कि कानून के तहत इसको बंद ना किया जाए। अगला पॉइंट, तो बात करते हैं अंशों का हस्तांतरण। अंशों, अंश जानते हैं ना, अंशों का हस्तांतरण, हस्तांतरण, अंशों का हस्तांतरण, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अंशों का हस्तांतरण। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे अभी मैंने बताया पार्टनरशिप में क्या होता है, मान लीजिए ए बी सी 3 जने पार्टनर है ना, ये पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। पार्टनर्स कौन कौन है, ए, बी और सी। अगर मान लीजिए सी को दिक्कत है किनसे, ए और बी से, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डी को अपने जगह बिना बताए क्या कर देगा, ले आएगा कि आज से डी तुम मेरे जगह क्या कर लेना, पार्टनरशिप में जुड़ जाना। ऐसा कभी नहीं होगा जब तक कि किसका सहमति ना हो, ए और बी की सहमति ना हो। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, दबाव है कि आप क्या नहीं कर सकते, बिना पूछे कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जैसे ऊपर में बात किया था क्या, कि शेयर को बेच दिए थे, आराम से बेच दिए थे कि नहीं बेच दिए थे, बेच दिए थे। पार्टनर खत्म हो गया, सॉरी मेंबर, एक मेंबर खत्म हो गया, 2 मेंबर क्या आ गए उसके जगह आ गए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे इंसान के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई दूसरा आदमी आराम से क्या कर रहा है, मालिक बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अंशों के हस्तांतरण की जब बात करते हैं पार्टनरशिप में, यानी कि पार्टनरशिप में कोई भी आदमी नया अपने से नहीं आ सकता, एंट्री नहीं ले सकता जब तक कि पुराने पार्टनर की रजामंदी ना हो। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है कि आप अपना शेयर क्या कर सकते हैं, आराम से बेच के किसी दूसरे को क्या बना सकते हैं, मालिक बना। और ये ज्यादातर हम बात करें और ये होता किसमें है, तो ये होता है पब्लिक कंपनी में, जिसको हम बोलते हैं सार्वजनिक, सार्वजनिक, है ना, सार्वजनिक कंपनी की बात करें तब वहां पे होता है, पब्लिक कंपनी के केस में। किसके केस में, पब्लिक कंपनी, ठीक है, समझ में आया। पब्लिक कंपनी में कोई भी शेयर को क्या कर सकता है, आराम से बेच के किसी दूसरे को बेच सकता है, को मालिक बना सकता है, ये आसान। और इसमें एक और होता है जिसको हम बात कर रहे हैं, कंपनी इंसान है, और इंसान कई कई जगह क्या करता है, जब लेन देन करता है तो साइन लगता है उसका डॉक्यूमेंट्स में। तो जब कंपनी को साइन करना रहेगा, क्या करना रहेगा, तो इसके लिए इनके पास होता है सार्वमुद्रा, क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील। क्या बोलते हैं, कॉमन सील। सील का मतलब जानते हैं, सील साइन सुने हो ना, सील मारो, सील मुहर, वही है। जैसे क्या होता है, कंपनी तो साइन नहीं कर सकता, आपने देखा होगा कई बार सर्टिफिकेट जब मिलता है, आप जब सर्टिफिकेट मिलते हैं तो उसमें डिजिटल साइन रहता है, क्या रहता है, डिजिटल साइन। उसमें कोई आदमी, इतने सारे, देखो सचिव है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल का क्या है, सचिव है। अब उनका साइन आपको लिखा रहता है, ऐसे कुछ कुछ लिखा रहेगा, टीडी बीडी कुछ भी लिखा रहेगा, और वो हर एक के मार्कशीट में रहता है। क्या वो खुद साइन किया है, क्या वो एक बार साइन किया, उसका क्या बन गया, कॉपी बन गया, उसको बार बार हर एक में क्या कर रहे हैं, चिपकाते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है,
तो वैसी कंपनी के पास भी क्या होता है, एक स्टाम्प रहता है, मतलब स्टाम्प नहीं बोलूंगा, सील रहता है। उसको जब भी कोई काम रहता है, कंपनी के लेन देन हो रहे होते हैं, उसमें क्या लगा रहता है, सील लगा रहता है। अगर जिसमें सील नहीं लगा रहेगा तो वो कंपनी के किए काम नहीं कहलाएंगे। मतलब कल चल के कंपनी का एक मेंबर है जो ए है, ए नहीं बोलता, चलो एक्स है, वो वाई से क्या करता है, लेन देन करता है, वाई से क्या करता है, लेन देन करता है, पैसा वैसा ले लेता है, और लेकिन उस डॉक्यूमेंट में किसका साइन नहीं लगा है या सील नहीं लगा है, कंपनी का। तो कभी भी ये कंपनी का किया हुआ एक्टिविटी नहीं कहलाएगा, कंपनी ने खरीदा बेचा ऐसा नहीं माना जाए। इसलिए जब भी बात करते हैं कंपनी के लेन देन, तो यहाँ पे दो डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर, संचालक मंडल के कम से कम दो डायरेक्टर लगते हैं, और एक होता है बेटा कंपनी सेक्रेटरी। एक क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस कोर्स होता है, जैसे आईसीआई एक है ना संस्था हमारी, वैसे ही क्या होता है सीएस के लिए भी आईसीएसआई होता है। समझ में आ रहा है? कंपनी सेक्रेटरी एक कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, जो कि अगर आप देखेंगे बड़े बड़े कंपनियों में एक कंपनी सेक्रेटरी होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, उसको गाइड करता है कि किस प्रकार से कंपनी को चलाना है, कहीं पे नया कोई कानून आ रहा है कंपनी के मामले में, तो उस कंपनी सेक्रेटरी को पहले ज्ञान हो जाता है, और वो क्या करते हैं, डायरेक्टर लोगों को बताता है कि कंपनी में ऐसा ऐसा अमेंडमेंट आया, ऐसा ऐसा बदलाव आया है। ये कोर्स भी आप 12वीं के बाद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सीए करते हैं ना, वैसे सीएस भी एक क्या है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है। सीएस बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, कंपनी सेक्रेटरी, है ना, कंपनी सचिव भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कंपनी सचिव बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सार्वभौम मुद्रा समझ में आया। आगे क्या है कुछ, सार्वभौम मुद्रा वही है, लेकिन स्टाम्प पेपर ये है, जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहेगा, फलाना कंपनी है, और सील लगा रहेगा, ठीक है ना, सील मोहर है रे, सिंपल सा। और वहां पे क्या रहेगा, दो डायरेक्टर लोग अपना साइन करके देंगे, जैसे एक साइन कर दिया, दूसरा साइन कर दिया, तीसरा साइन कर दिया, तीन साइन होगा, वो क्या हो जाएगा, वो काम चालू होगा, है ना। कंपनी के साइन बस लगने, सील बस लगने से, क्योंकि सील तो कोई भी बना लेता है कि नहीं बना लेता है, कॉपी कोई भी कर सकता है, तो उसमें साइन भी करवाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन सा, 7वें नंबर, अभियोग। हिंदी में जब आप पढ़ते हैं ना इन चीजों को, अभियोग चलाना और अभियोजित होना, या अभियोजित होना। अभियोग मतलब होता है जैसे केस करना, क्या करना, केस, कोर्ट केस होता है कि नहीं होता है बेटा। कई बार ऐसा होगा, जरूरी तो ना कंपनी हर बार अच्छा अच्छा काम करे, कई बार तो कई बार क्या करता है, धोखा दे सकता है ना किसी को, या खुद धोखा खा भी सकता है। तो ये कानून में कोर्ट में जाके, कहाँ जाके, न्यायालय में जाकर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं किसी भी आदमी के विरुद्ध। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कंपनी है, क्या है ये, और ये एक इंसान है, और इन लोगों का डील चल रहा था, इन्होंने सामान भेज दिया, बेच दिया, लेकिन इन्होंने पैसा नहीं दिया। तो ऐसे केस में क्या कर सकती है कंपनी, इस सामने वाले पार्टी के नाम पे क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके केस कर सकते। कंपनी नहीं जाएगी, डायरेक्टर्स लोग जाएंगे, लेकिन कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है, किसी दूसरे आदमी के ऊपर केस कर सकती है। जैसे मैं आज किसी आदमी को, मुझे केस करना है, तो मैं कर सकता हूँ, अपने नाम से करूंगा। वैसी कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है, केस कर सकती है, क्योंकि ये क्या है, इंसान है, मान लिया ना इंसान, तो इसलिए अपने नाम से केस। लेकिन कंपनी को कभी भी जेल में नहीं भेजा जा सकता, ये मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था। अगर वो एक्चुअल में दिखने वाली चीज होता तो मैं उसको भेज देता जेल के अंदर, बैठो करके। उसको कहाँ से जेल के अंदर, वो बिल्डिंग है, सिंपल सा भवन है, उसको कहाँ जेल भेज दोगे, तो निर्जीव चीज है। लेकिन यहाँ पे लॉ की नजरों में इसको इंसान मान लिया गया, लेकिन इसको जेल नहीं भेज सकते। समझ में आया? मतलब अभियोजित चलाना मतलब हो गया किसी दूसरे के ऊपर क्या कर देना, केस कर देना। और अभियोजित होना मतलब कोई दूसरा आपके ऊपर भी क्या कर सकता है, केस कर सकता है, लॉ की प्रोसीडिंग्स कर सकता है, आपके ऊपर कोई दावा आपत्ति कर सकता है। समझ में आया? चलो, ये सारी चीजें कंपनी के कुछ कुछ क्या थे, विशेषताएं थी। और ये सारी विशेषताएं अगर आपको नहीं भी पता रहेगा, तो आप बहुत सारी चीजों को अपने से समझ सकते हैं, कि ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी हर एक कंपनी में, ठीक है। और क्या है, सदस्यों की संख्या, चलो क्या दिया है, विधान द्वारा क्या है, विधान द्वारा, विधान मतलब संवैधानिक बोलते ना, कानूनी। तो विधान द्वारा अंत मतलब हो गया
लॉ के ये क्या होगा, एंड होगा, लॉ के द्वारा क्या होगा, इसकी अंतिम होगी, एंडिंग होगी। मतलब इसे कह देने से एंडिंग नहीं होती है। कंपनी जो है जब तक लॉ के द्वारा इस पे प्रोसीजर नहीं होंगे, कानूनी एक्शन नहीं लिए जाएंगे, तब तक ये बंद नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। समझ में आ गया? चलो, तो फिलहाल के लिए इसको याद रखना है, क्योंकि ये आपको आगे चलकर जब भी हम कंपनी के बारे में बात करेंगे, है ना, ये एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आता है बेटा, लेकिन आपको कम से कम ये ध्यान में रहना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि कंपनी की विशेषताएं क्या है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कंपनी में ऐसा ऐसा कुछ चीज होती है। तो ये सारा कुछ है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कंपनी की विशेषताएं शॉर्ट में है, आप इसको कॉपी में या बुक में देखोगे तो लंबे लंबे से लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको जैसा समझाया गया यहाँ पे उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंपनी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद उसके ढेर सारी जो है जर्नल एंट्रीज की भी बात करेंगे फिर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।